ना ये इंप्लाई किया कि वो लोग जिन्होंने मुंबई में हमला किया उनको डेलिबरेटली पाकिस्तान से भेजा गया था। ये बात अगर कोई तासुर उससे कायम हुआ जो इंडिया ने कायम किया, मैं फिर ये कहूंगा जिसको आज यहां फैलाया जा रहा है अपने मकासद के लिए, सियासी मकासद के लिए, आज हम अगर नेशनल सिक्योरिटी को दांव पर लगाते हैं फिर मैं क्या कह सकता हूं। कल का जो एलामिया है वो बिल्कुल गलत है और मैं उसको रिजेक्ट करता हूं। एक कौमी कमिश्नर बनना चाहिए और पता लगना चाहिए कि कौन है वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है और कौन है वो लोग जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते रहे हैं। और जब मैंने अपना ये सब बातें वहाँ पर की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, तो उसको तो डॉन लीक्स बना दिया गया था। और यही बात हमारे आज दोस्त हैं वो भी कह रहे हैं, गैर मुल्की दोस्त कह रहे हैं, गैर मुल्की सरबराह कह रहे हैं। लिहाजा मैं अब समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि अब ये फैसला हो जाना चाहिए कि कौन मुहिब्बुल वतन है और कौन गद्दार है। साए की तरह है आपके साथ। मैडम निहाल हाशमी को वेलकम करेंगी दोबारा पार्टी में? वेलकम किया जाए, ये क्या पैगाम दिया जाए दावों को? ये निहाल हाशमी को साथ खड़ा करके खबर अगर सच्ची थी तो परवेज रशीद को क्यों पुलिस किया गया? नहीं करना चाहिए था। ये एक कैफियत है कि एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का यूनानिमस स्टेटमेंट है और मुल्क के साबिक वजीर आजम उसको आज मुस्तरद करते हैं। इससे कंफ्यूजन मजीद जन्म ले रही है। मैं समझता हूं, मेरी ईमानदाराना राय में जनाब शाइख खाकान अब्बासी साहब ने दयानतदारी से मसले को सुलझाने की कोशिश की और कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मौक़िफ़ पेश किया और वो मौक़िफ़ ये था कि डिस्टॉर्टेड बयान है और उन्होंने ये नहीं कहा जो उनसे मंसूब किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद जो मोहतरमा मरियम साहिबा का जो ट्वीट आया और आज जो नवाज शरीफ साहब का बयान आया है, इससे जाहिर होता है कि वो कोई स्पर ऑफ द मोमेंट या कुछ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं था, वो उनकी हिकमत अमली और उनकी पॉलिसी का हिस्सा दिखाई दे रहा है। ये उनके माइंड सेट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये बयान कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन मल्टीप्लाई कर रही है हुकूमत के रिएक्शन से, हुकूमत की बयानबाजी से और हिंदुस्तान के बयानिया को तकवीत मिल रही है और वो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में वो बदनाम करने का मौका जाया नहीं कर रहे। वो जानते हैं कि जून में FATF का एक मसला फिर जेरे बहस आना है और हम ग्रे लिस्ट में आ चुके हैं और बहुत सी ताकतों की कोशिश है कि हमें ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में धकेला जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और स्पॉटलाइट है फिर मियां नवाज शरीफ साहब के उस बयान पर जो उन्होंने डॉन न्यूज़पेपर को दिया। आज मियां नवाज शरीफ ने जो कौमी सलामती कमेटी के एलामिये कल हुआ था, इजलास जो कल हुआ था, उसके एलामिये को मुस्तरद किया जहां इनके बयान को गुमराह कुन कहा गया था। वज़ीर आज़म ने इस पर वजाहत दी। सवाल यह है कि क्या इन बयानात के बाद नवाज शरीफ तनहा तो नहीं रह जाएंगे? वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहाँ खड़े होंगे? बेटी तो साथ दे रही है, पार्टी साथ देगी कि नहीं, ये एक अहम सवाल है। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं। सलीम साफ़ी साहब इधर हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, ये भी अपना प्रोग्राम करते हैं। और सलीम बुखारी साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और ये भी अपना प्रोग्राम करते हैं। तो जो तमाम हमारे साथ इस वक्त गेस्ट्स हैं उनके पास खूब मालूमात होती हैं। तो सबसे पहले मुजाहिद बरेलवी साहब, आपकी जानिब आती हूँ। ये जो शोर उठ रहा है सेनेट के अंदर, गद्दारी की बात हो रही है, FIR कट चुकी है मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कि जी इनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए, उनकी अपनी पार्टी के लोग भी कुछ इस तरह का कह रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये मामला फिर कहाँ जाके रुकेगा? एक तो खैर थैंक यू मुनीज़ा,
ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो लाहौर इस्लामाबाद के पास होती है, इसलिए पहले आपको जाना चाहिए था सलीम साफ़ी के पास, फिर मेरे सीनियर सलीम बुखारी के पास। मगर गद्दारी का जो इल्जाम है वो कराची वालों पे भी तो लगता रहा है ना। पहली दफा पंजाब पे आए इसलिए मैंने कराची से शुरू किया। हाँ, ये एक अलग है। मैंने कहा आपने सोचा कि कराची वाले महरूमियों का ज़्यादा शिकार है, इनसे पहले जाते हैं, लेकिन गद्दारी को अच्छी तरह इस इल्जाम को पहचानते हैं, इसीलिए मैं आई आपकी जानिब। देखिए मुनीज़ा, बात ये है कि ये जो हम पिछले 6 माह से या पता नहीं कितने महीने से सुन रहे हैं नवाज शरीफ साहब का, और अगर मुझे याद आता है कि भुट्टो साहब ने जब ज़िया-उल हक के दौर में नारा मस्ताना बुलंद किया था, ये और बात थी कि अब मैं उस तस्वीर में नहीं जाऊँगा कि भुट्टो साहब किस तरीके से वो ख़ुद भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ करते रहे, फिर जो उन्होंने मार्च के इलेक्शन किया, लेकिन जब आए तो वो वाज़े तौर पर ज़िया-उल हक की आमलियत को ललकारते थे, जनरलों के नाम लेते थे। बाद में जब बेनज़ीर भुट्टो आई उन्होंने भी नाम लिया। मियाँ साहब का ये मसला है कि अभी तक जब वो ये कहते हैं किससे निकाला, लोग जानते हैं, अब ये फिर कह रहे कौन है कि कौन लोग हैं। भाई कौन लोग हैं आप बताएं ना, पिंडी में बैठे लोग हैं, आप पारा में लोग बैठे हैं, कौन है आपके अगर हैं, ये आप नाम क्यों नहीं लेते? अगर आप इतने माशाल्लाह जो अगर अपने एक बयानिए के साथ आए हैं, तो मुझे सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि और ये पैगाम आपको किसको दे रहे हैं, दिल्ली को, वाशिंगटन को? अब तो ये जो आप मेरे ख्याल में जितने भी आपके जो तजिया निगार बैठे हैं तो सब लिखते हैं ना, और मैं भी ये मालूम करना चाहता हूँ, ये जब कहा जाता है कि मियाँ साहब का अगर वो वाकई चैलेंज कर रहे हैं, जब मुझे भी बताया जाए कि क्योंकि एज या तो इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं या वो इंडिविजुअल्स को कह रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम बात है कि वो इंस्टीट्यूशंस को कह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स को कह रहे हैं। सलीम साहब ये बताइए कि इंडिविजुअल्स को वो कह रहे हैं या इंस्टीट्यूशंस को कह रहे हैं, वो बात तो अलग है, मगर जो अब गद्दारी के इल्ज़ामात लग रहे हैं सेनेट के अंदर, नेशनल असेंबली में इसकी बात हो रही है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसा भी होगा कि इनके ऊपर मुकदमा चले, इनकी जो स्पीचेस हैं उनके ऊपर कदगन लगे? मुझे एक तो शुक्रिया, आपने तरतीब ख़राब कर दी, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि पंजाब पे पहले जाती नहीं मेरे ख्याल में यहाँ पे ज़्यादा जिस वजह से उनके पास पहले जाना चाहिए तो वो सीनियरिटी और ज़्यादा बाइलम होने के नाते, और दोनों मेरे उस्ताद हैं, तो मेरे ख्याल में तो ऐसे अब उनके मैं बाद सूबे के तौर पे देख रही हूँ ना, पंजाब विल हैव इट्स लास्ट से, तो पहले मैं जो जिन सूबों के ऊपर लगते रहे हैं इल्ज़ाम में, इसलिए उनके पास पहले आ रही। चले बहरहाल जैसा भी आपने किया, आपका भी लाहौर से ताल्लुक़ है और लाहौर वालों का कुछ पता नहीं चलता कि किस वक्त कौन सा पैमाना चले लेकिन देखिए इसमें मेरे ख्याल में जो मियाँ साहब ने किया है, एक तो ये कि हमें इसको इस कंटेक्स्ट में देखना चाहिए कि वो मुकम्मल हालत जंग में हैं और उनकी अपनी ज़हनी कैफियत ये है और वो ये समझते हैं कि उनके ख़िलाफ़ भी तमाम हदूद पार किए जा रहे हैं। मसलन मैं ये मियाँ साहब का मैं आपको सोच बता रहा हूँ, और इसलिए जवाब में वो भी पूरी क़ुव्वत के साथ अब वो जंग लड़ना चाहते हैं। उसने अपने लोगों पे भी वाज़े कर दिया है और कहा भी बार बार कि आप मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे। हाँ, मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे। अब बुखारी साहब को ज़्यादा इल्म होगा, लेकिन मुझे एक सोर्स ने ये बताया था कि पिछले दिनों लाहौर में ही इनकी एक पार्टी मीटिंग थी और उसमें मियाँ साहब ने कह दिया कि भाई मैं तो लड़ने का फ़ैसला कर चुका हूँ, जिन्होंने जाना है तो वो अभी से चले जाएँ। ठीक, और मेरे ख्याल में यही ज़हनी कैफियत वो मरियम नवाज साहबा का भी है। खुल के क्यों नहीं आते? ठीक, इशारे क्यों करते? नहीं, तो एक तो ये है कि देखिए अब ये थोड़ा सा इशारा उन्होंने किया है तो उसका रद्द-ए-अमल भी वो देख रहे हैं। दूसरा बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अपनी बारगेनिंग पोजीशन मजबूत करने के लिए सारे कार्ड्स इस्तेमाल नहीं करते और वो दबाव बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ से भी तो सब कुछ एकदम नहीं हो रहा। बार बार आज भी उनकी थ्रेटनिंग टोन थी कि देखिए मेरे पास बहुत कुछ कहने को है, मैं कहूँगा, यानी वो भी लाल था। बाकी जो उनके मुखालिफिन हैं उनकी तरफ से भी सब कुछ एकदम नहीं हो रहा। यानी ये इस बदकिस्मती ये है इस मुल्क की कि सबसे ज़्यादा जो सफ़र हो रहा है वो उस रोज़ मियां नवाज शरीफ साहब ने एक लतीफ़े के अंदाज में वो बात कही थी कि बावलपुर से आगे कोई ताना नहीं है और सिपाही से नीचे कोई ओहदा नहीं है। तो वो यकीनन उसकी इस वक्त ये कैफियत है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ठीक, ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। और दूसरा फरीक भी इस चीज़ को जहन में नहीं रख रहा ठीक कि ये भाई आपको किसी नेल्सन मंडेला से वास्ता नहीं है,
अगर आप उसको दीवार से लगाएंगे तो उनके पास भी फिर इस तरह करने के लिए बहुत सारे उसके पास भी चीज़ें मौजूद है। और मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ने उसका सिर्फ एक टिप सामने फेंक दिया है और वो दे दिया है कि भाई आप लोग इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तो मैं मजीद भी इस तरह की चीज़ें कर सकता हूं। वो मैं बताऊंगा आलमी दुनिया को। सलीम साहब ये बताइए कि जिस तरह के सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि देखिए ऑपोजिशन के पास भी बहुत हरबे होते हैं। अब हम सबको पता है कि ग्रे लिस्ट पे तो हमने जून में जाना है, मगर शाह महमूद साहब जो वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं उन्होंने कह दिया कि हम ग्रे लिस्ट पे ऑलरेडी हैं और इसके ऊपर कोई अभाम नहीं कि ग्रे लिस्ट पे हमने चले जाना है, चाहे मियाँ नवाज शरीफ साहब कुछ कहें या ना कहें। तो ऑपोजिशन भी एक तरफ से पुश कर रही है। मुझे ये बताएं, पंजाब लाहौर में आप बैठे हुए हैं, पंजाब कितना साथ देगा, इलेक्टेबल्स कितना साथ देंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब के? इतना लोडेड क्वेश्चन है आपका, तो पता नहीं मैं अपनी बारी में इसका जवाब दे पाऊंगा कि नहीं। पहली बात तो यह है कि मुजाहिद बरेलवी साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपको हम समझते हैं कि हम तो कभी कभी शो वो मारने के चक्कर में कोई बोंगी मार जाते हैं, लेकिन आप सूझबूझ से हमेशा बात करते हैं। सलीम साफ़ी का हाथ जो है वो नब्ज पर होता है लोगों की, इसलिए उनकी राय का भी हमें बहुत एहतराम है। मैं कुछ मुख्तलिफ सी गुजारिश करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। वो ये है कि एक साबका प्राइम मिनिस्टर है, वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, वो बार बार कह रहा है कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और पूरी की पूरी लॉर्ड जर्नलिस्टों की मेजॉरिटी ऑफ मीडिया, फॉर्मर जर्नल सिटिंग इन टॉक शोज एंड एवरीथिंग, वो कह रहे नहीं तुमने कहा है। मुझे बताइए कौन स्ट्रेंथन कर रहा है उस बयानिए को जो इंडिया में हो रहा है? मगर सोचें, जवाब दें, मुझे इसका जवाब चाहिए। मगर इनके पास नहीं है। आगे चलिए। वो कह रहा है मैंने नहीं कहा भाई, खुदा के लिए। प्राइम मिनिस्टर भी कह रहा है उसने नहीं कहा। वो कह रहा है हमने तो वहां डिस्कस ही नहीं किया। खैरी रहमान कह रही है वहां तो डिस्कस ही नहीं हुआ नवाज शरीफ। वो कह रहे नहीं हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं हुआ ही वो है। एक तो यह सियासी पॉइंट स्कोरिंग में फौज भी जलील हो रही है, जजेस भी जलील हो रहे हैं। पूछिए कैसे? MA 120 का इलेक्शन होता है, इमरान खान साहब जलसे में कहते हैं कल उस हल्के के लोग सुप्रीम कोर्ट को वोट दें। मुझे पहली दफा पता चला कोई सियासी जमात भी है जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट है। अब आ जाइए बाबर रवान और फवाद चौधरी पर। ये सेल्फ क्लेम्ड GHQ के तर्जुमान जनाब मैंने बनाए हैं। कौन 14 साल के लिए जाएगा, कहां कमरा तैयार हो रहा है, ये फतवे मैंने तो जारी नहीं किए थे ना। सलीम साहब आज नेशनल सिक्योरिटी, उन्होंने कहा है कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं वो सब नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अब नाउ दैट वर्ड्स रिंग इन माय ईयर बिकॉज मुझे याद है कि राजीव गांधी के साथ जब बेनजीर भुट्टो साहिबा ने मुलाकात की थी तो उनको भी नेशनल सिक्योरिटी रिस्क कहा गया था लेट 1980s में। तो स्क्रिप्ट तो वही है। आ रहा हूं। आपका सवाल ये था कि क्या पंजाब में नवाज शरीफ आइसोलेट हो गया, उसकी पार्टी उसका साथ देगी कि नहीं देगी? बिल्कुल। मुझे तो ये नहीं पता है कि कब से ये कोशिशें हो रही हैं कि इस पार्टी को ब्रेक किया जाए। कभी तो ये जो इलेक्टरल रिफॉर्म थी उसकी वोटिंग पे टेस्ट हो जाती है। पता चला 188 में से 163 लोग आके वोट दे जाते हैं उसको। फिर कहा 25 इधर गए, 40 इधर गए, 82 मेरी जेब में, 63 उसकी जेब में। जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होती है तो पता चलता नहीं, अभी तो सारे खड़े हैं। ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स है ना, जो मौसमी परिंदे हैं, ये तो हर इलेक्शन में, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं आपको बता दूंगा, 2002 में 138 लोगों ने शिफ्ट की थी लॉयल्टी, 2008 में 93 लोगों ने की थी, 2013 में 79 ने की थी। मगर इस बार तो वो शिफ्ट नवाज शरीफ से दूर हो रहे हैं ना, PTI की तरफ जा रहे हैं, तो हवा तो उस तरफ चल रही है। हवा को चलाने वाले कौन है वो हम सब जानते हैं। तो देखिए, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं PTI तो मैं अपने पास से कुछ कहने की बजाय आपको साफ बताऊंगा कि ये हवा किस तरफ से चल रही है। ये भी उन्हीं लोगों ने एस्टैब्लिश किया है जिनकी तरफ जा रही है। अंपायर की उंगली मैंने तो खड़ी नहीं की थी। अच्छा, इसके ऊपर हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। मगर अभी बहुत सारे सवाल हैं नाजरीन, आने वाले दिनों के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। ये जो इलेक्शंस हैं ये हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इसके ऊपर भी एक अभाम है, एक बात खुल के सामने नहीं आ रही। और मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस अपनी जगह पे हैं, इन सब पे बात करनी होगी वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ ने, दफाई तज्ज़ियाकार हैं। शाहिद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, किस चीज़ के बारे में? आपने फ़ोन किया था और आप कह रहे थे कि आप भी बात करेंगे इसके ऊपर। हम बात ये कर रहे थे कि एक हवा चल रही है और ये एक तज्ज़िया है जो लोग सूझबूझ रखते हैं कि ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं ये एक तरीके से इंजीनियर्ड हैं, और जो मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर गद्दारी के इल्ज़ाम लग रहे हैं ये पहले भी हम देख चुके हैं। नहीं, पहली बात तो ये कि इसका क्या सबूत है कि ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं इंजीनियर्ड हैं, मतलब ये एक तरह से स्पेकुलेशन है जो कि हम कर रहे हैं, चूँकि हमारे यहाँ हर चीज़ जो है उसको यही रंग दिया जाता है कि जी चूँकि मामले इंजीनियर्ड हैं, हमारे हाथ में नहीं है, उसी से फिर फरिश्तों का नाम आता है, उसी से फिर खलाई मखलूक का नाम लिया जाता है। और मैं तो समझता हूँ कि ये अगर इस तरह की क्या सराइयाँ हमने करनी हैं, अच्छा, तो फिर तो कोई भी चीज़ जो है उसको आप कह दें कि जनाब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह कि कोई इंजीनियरिंग वाला मामला, जैसे अभी ये पिछले दिनों जो कुछ हुआ, हर चीज़ को ये कहकर ये साबित करने की कोशिश की गई कि ये कोई असलियत में इस तरह मामला नहीं है, ये इंजीनियरिंग है। जबकि मेरा ये मानना है कि अब ऐसा नहीं होता। वो माजी के जो किस्से हैं जिसका ताल्लुक वो असगर खान केस हो गया, जो कि अभी तक इख्तिताम को भी नहीं पहुंचा, और अब तो बड़ा अरसा, खासकर जब से ये दो दौर गुजरे हैं जिनको हम जमहूरियत के दौर कहते हैं। मुजाहिद साहब, आपकी जानिब नहीं हुई है इंजीनियरिंग की। ठीक, ये कह रहे हैं कि जी इंजीनियरिंग नहीं हो रही, मगर हमने एक तरफ से देखा है कि किस तरह मियां नवाज शरीफ साहब डट के खड़े हो गए, एक बयानिया उन्होंने बना लिया है, उसे आप अग्री करें या ना करें, अब उसके साथ उनकी बाकी पार्टी ने चलना है। मैं आपसे पूछूंगी कितना मुश्किल होगा, चूंकि पीएमएल-एन ने ये कभी नहीं देखा, ये वक्त कभी नहीं देखा। तो ये मेरे मोहतरम मुजाहिद साहब से ये सवाल साहब की बड़ी गहरी नज़र है। मेरे मोहतरम जो एयर मार्शल साहब कह रहे थे, रिटायर्ड लतीफ़ साहब, कि वो माजी का हिस्सा हो गया एयर मार्शल खान केस। कैसे माजी का हिस्सा हो गया? वो तो फिर से कहां से साजिश संजरानी आ गया? सियासत में ये नहीं होता कि लोग ऐसे छाता बरदार आ जाएं, अचानक आ जाएं। कौन लेके आया? किस तरीके से जहरी की हुकूमत ख़त्म की? किस तरीके से ये अब्दुल कुतुब जो 550 वोट वाला आ गया जिसके साथ 4 एमपीए नहीं थे? ये जो अब किस तरह इमरान खान हो रहा है कि मेरे 20 एमपीए कहाँ चले गए? देखें नहीं, ये कोई तारीख अपने पास नहीं। तारीख जो है पाकिस्तान की सियासी तारीख में बदकिस्मती से ऐसा होता रहा है, और मैं इसका ज्यादा जिम्मेदार सियासतदानों को समझता हूँ। वो तो मैंने भी कहा, लेकिन जो है अगर को जिम्मेदार ठहराता हूँ तो ये ना समझा जाए कि बाकी सब मासूम हैं। जज मुझे भी बराबर के शरीक रहे हैं। मुझे इजाजत दीजिए सलीम साहब, मुझे इजाजत दीजिए। अगर पूरे जिम्मेदार हैं तो मैं मौजूदा को नहीं करा, पास के तमाम जजेस और जर्नलिस्ट में शामिल रहे। शाहिद साहब मुझे इजाजत दीजिए। सलीम साफी साहब, मुझे ये बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि नून लीग जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के पीछे डटी रहेगी? चूंकि अब जो वो जंग लड़ रहे हैं उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा जो आवाज़ें आ रही हैं वो बहुत कम लोगों से आ रही हैं। प्रोग्राम्स के ऊपर भी उस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं आ रही जिस तरह पहले आती थी, खुल के बात करती थी। नहीं, देखिए, नून लीग की और नवाज शरीफ की दोनों की तारीख़ ये रही है कि ये डटे नहीं रहते। दूसरा ये कि जिस तरह ये आज कुछ लीडर हैं उनको तख्लीक किया जा रहा है, तो नवाज शरीफ साहब ख़ुद भी जेन्युइन आवाम से उठने वाले लीडर नहीं हैं, उनको फ़ौज ने क्रिएट किया था। और जो तो फिर कोई भी नहीं तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि जो बंदा मसनूई तरीके से क्रिएट हो जाए और फिर एक लंबे अरसे तक मियां नवाज शरीफ साहब ने वो काम किया है जो इस वक्त इमरान खान साहब से लिया जा रहा है। ये मसलन यही काम, ये तो मकाफात अमल भी है ना। यही नवाज शरीफ साहब थे जो बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क कहते थे, उन्होंने उन पे गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए थे। आज मकाफात अमल के तहत जो है वही चीज़ उनके साथ रिपीट हो रही है। अब वही किरदार उनके ख़िलाफ़ इमरान खान से लिए जा रहा है। और मैं अभी आपको लिख के देता हूँ कि मुस्तकबिल में इसी मकाफात अमल के कानून के तहत यही कुछ इमरान खान के साथ होगा, उसके साथ कुछ हुआ। तो तारीख़ तो उनकी दूसरी है। फिर ये कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी जब 12 अक्टूबर 99 को 3 जनरल्स इमरान उनके पास गए नवाज शरीफ के पास और उनसे दस्तखत का इस्तीफ़े का कहा और उसने इनकार किया, तो इसका मतलब ये कि उस वक़्त नवाज शरीफ ने बहादुरी दिखाई और रिस्क लिया।
लेकिन बाद में जब जेल गए वो सऊबतें या वो बर्दाश्त नहीं कर सके, बाद में वो खुद भी डील करके चले गए। मगर इस बार ऐसा लग रहा है कि डील कर नहीं रहे मियां नवाज शरीफ साहब। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि 12 अक्टूबर 99 को 3 जनरल्स को इनकार करना वो मौत का रिस्क लेने के मुतरादिफ था। उस वक्त तो किया, तो उस वक्त भी ये नज़र आ रहा था कि नवाज शरीफ जो है अब के बार डील नहीं करेंगे। अब एक तो ये इसका इन्हिसार है इस बात पे कि क्या नवाज शरीफ खुद जेल बर्दाश्त करते हैं या नहीं, और इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह उनकी शख्सियत में बहुत तब्दीली आई है, उसी तरह उनकी पार्टी के साख्त में भी कुछ तब्दीली आई हैं। तो कुछ लोग इस वक्त तो पोजीशन ये है कि ख़ुद उनके भाई भी शहबाज शरीफ साहब भी उनके इस बयानिए के हमनवा नहीं हैं, लेकिन अच्छा, अगर वो डर जाते हैं, पॉइंट है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आप मुकम्मल करें। अगर वो डर जाते हैं तो हाँ, अगर वो डट जाते हैं हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि इन सब कुछ के बावजूद भी आज भी पंजाब में वो बहरहाल एक लीडिंग पोजीशन में उनकी पार्टी बैठी हुई है अवाम के वोट के लिहाज से। बाकी में कोई शक बाकी जगहों पे भी मसलन खैबर पख्तूनख्वा में पिछले चंद सालों में उनकी पार्टी की बहुत बुरी हालत थी, लेकिन उस वक्त वो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। और तीसरी बात ये कि ठीक है कुछ और लोग भी चले जाएंगे, लेकिन जो उनके साथ इलेक्टेबल है, एक उनकी अब ये भी मजबूरी कि दूसरी पार्टियों में खुसूसन पीटीआई है उसमें जगह उनके लिए नहीं रही। तो सवाल ये अहम सवाल है। सलीम बुखारी साहब, ये बात सही है, अगर मियां नवाज शरीफ साहब से ये चले जाते हैं तो बाकी पार्टीज का भी कोई इतना अच्छा हाल नहीं है। मगर चूंकि आप लाहौर में बैठे हैं, आप मियां नवाज शरीफ साहब को बड़े अरसे से देख रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को भी, क्या वाकई में ये बात सही है कि दोनों बरादरान के दरमियान डिफरेंसेस हैं? चूंकि अगर एक को जेल होती है तो दूसरे को खतरा तो होता है। आफ्टर ऑल दे आर कनेक्टेड इवन थ्रू द बिजनेस। पहली बात तो यह है कि ये चाहे इसको ख्वाहिश कह लें, चाहे इसको कोशिश कह लें, अब तक दोनों भाइयों को स्प्लिट करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई है। मैं आपको चंद हफ्ते पहले का शहबाज शरीफ का एक बयान कोट कर रहा हूं जिम्मेदारी से, कि उनसे किसी ने पूछा कि आपके भाई ने जो लाइन ली अब आप क्या करेंगे। जवाब में उन्होंने कहा ना मेरे भाई जैसा कोई भाई है, ना मेरे प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर है। मैं खाना खा रहा हूं, अगर इस वक्त मुझे मेरा भाई कहे कि गर्दन कलम करके प्लेट में रख दो तो मैं बात उसकी पूरी नहीं होने दूंगा। ये मैं आपको जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूं। सो ये जो ख्वाहिशात, तवक्कात या मनूवरिंग है कि फैमिली को स्प्लिट करके इनका बेड़ा गर्क कर दे, वो अब नहीं होने वाली। वो बैरियर क्रॉस हो गया है जहां पर खानदान में स्प्लिट होके कोई डिवीजन हो सकती है। दूसरी बात यह है पार्टी, उनकी पार्टी भी अभी तक खड़ी हुई है और उसकी दो वजह मुझे इजाजत दे दीजिएगा बयान करने की। पाकिस्तान में वोट स्विंग्स होते हैं सिर्फ दो वजह से, एक है स्टेडफास्टनेस से और दूसरा है सिंपैथी से। पूरी तारीख उठा के देख लीजिए, अयूब की कैबिनेट से भुट्टो निकलता है, चैलेंज करता है उसको, स्टेडफास्ट होता है, स्वीप करता है इलेक्शन। ज़ियाउल हक के दौर में बेनजीर स्टेडफास्टनेस दिखाती है, प्राइम मिनिस्टर बनती है। मुशर्रफ के दौर में यही प्राइम मिनिस्टर साहब जो एग्जाइल में थे स्टेडफास्टनेस शो करते हैं, इलेक्शन जीतते हैं। अब आ जाइए आप दूसरा वोट स्विंग जो होता है सिंपैथी पे। भुट्टो हैंग हुआ, बेनजीर प्राइम मिनिस्टर बनी। बेनजीर कत्ल हुआ, जरदारी साहब की हुकूमत आ गई। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि हमारे मुल्क के इलेक्शन की तकदीर तय होगी वोट स्विंग से। जिस तरह सलीम साफी साहब कह रहे थे और जिस तरह मुजाहिद बरेली साहब ने कहा कि अगर वो तय कर लेते हैं कि अगर मुझे इसमें मौत आती है तो मैं मरूंगा, डट जाते हैं, जिसको लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया, डट जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में PMLN को एलिमिनेट करना, सफाई हस्ती से मिटा देना मुमकिन नहीं है दो वजह से। एक तो ये कि जो उनके मुखालफीन हैं जी, जो मेरे ख्याल से गैस चैम्बर्स पर हैं, इसलिए कि मैं इसमें ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता, उनके पास भी ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है, उनकी बसात भी कुछ नहीं है। जितने दावे किए थे इमरान खान साहब ने कि हमने मॉडल बना दिया है, वो तो अब इलेक्शन ही बताएंगे, मगर मैं एक छोटी सी बात मुजाहिद साहब आपसे पूछना चाहूंगी। ये जो बार बार इमरान खान कहते हैं कि जी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को अपील कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, तो आपको भी ये लगता है चूंकि इंटरनेशनल जो इस वक्त खासतौर पे अमेरिका, बरतानिया, वो इस मामलात को कैसे देख रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इस
सूरत हाल के अंदर वो तो सब यही कह रहे हैं कि जी आप दहशतगर्दों से पाकिस्तान को पाक करें और यहाँ पे जितने भी अनासर हैं उसे पाक करें। तो मियां नवाज शरीफ साहब और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जुबान तो एक ही बोल रही है। सो विल दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इलेक्शंस? मैं एक तो क्विक बात, ये जो सलीम बुखारी की से इत्तफाक करता हूँ, ये वहाँ दूर हो जाना चाहिए कि चाहे शरीफ ख़ानदान हो चाहे भुट्टो ख़ानदान हो, ये कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ते। जरदारी साहब को कुछ भी करता रहें, बिलावल उसके बगैर नहीं है, बहनें फुफियाँ जो भी कहें। और मैं जरदारी साहब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। इसी तरह मैं बुखारी से एग्री करता हूँ कि शहबाज इनका नहीं हो सकता। ये वाला जिस तरह का जो पस मंज़र हम थोड़ा बहुत जानते हैं, एक तो ये है। लेकिन इसको आप हम जो इतने गंभीर और गुंजरक मसाइल में इसलिए चले गए हैं, बदकिस्मती से पाकिस्तान में क्योंकि फेयर इलेक्शन नहीं होते। मई 2013 के इलेक्शन में मैं बहरहाल इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई, उसकी 30 सीटें नहीं थीं, उसकी 100 सीटें भी नहीं थीं, लेकिन 20-25 सीटें छीनी गईं। किस तरह छीनी गई उसकी सबब हमें पता है। देखो, इसलिए हमें देखना है 2018 के इलेक्शन में, और हम ये चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ के खुले हाथ पैर रहें, वरना वो जो मजलूम और वो जो कहेंगे जी, तो इमरान खान को और जरदारी साहब को जो सहूलतें हासिल है वो मियां साहब को भी आना चाहिए। मगर मुजाहिद साहब, ये कैसे होगा अगर केसेस जो हैं वो अपने कैफे के दार तक पहुंच गए तो मियां साहब को तो जेल हो जाएगी। साहब जो है चीफ जस्टिस ने जो कुछ कर लिया, आराम से बैठे और इलेक्शन में 15 दिन जब ये निगरान हुकूमतों के दिन होंगे, अब इनके लिए छोड़ दें खुला मैदान। इन इदारों को चाहिए, क्योंकि इनका पास भी जो है, चाहे जुडिशरी हो चाहे पिंडी आपा हो, इनका पास हमें पता है, जिसकी मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, किस तरह ये इलेक्शनों को इन्फ्लुएंस करते रहें। तो ये सॉरी टू से अब आराम से बैठें और इलेक्शन कमीशन आऊंगी। ये बताइए कि जिस तरह मुजाहिद साहब ने ब्रेक से पहले कहा कि जी अब वक्त आ गया है कि जो मुदाखलत है उसको ख़त्म होनी चाहिए, मगर दूसरी तरफ से जो एक इल्ज़ाम लग रहा है नवाज शरीफ साहब के ऊपर गद्दारी का, तो गद्दारी का मुकदमा आपको लगता है कि उनके खिलाफ चलना चाहिए? पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो इस हालत में आज हैं, इसके पीछे कौन सी कॉन्स्पिरेसी थी? ये पनामा कोई कॉन्स्पिरेसी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नवाज शरीफ साहब मगर इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं? नहीं, पहले मेरी बात तो सुन लेना, मुझे भी मौका दें। नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त रिएक्शन शो कर रहे हैं, वो उसी का रद्द अमल है ना। उससे पहले तो मामला कोई ऐसा नहीं था। आज कहते हैं कमीशन बनना चाहिए। नहीं, देखिए, रिएक्शन तो हो सकता है उसी का हो, मगर सवाल ये है कि उनके पर गद्दारी का मुकदमा 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। अगर उनके पर गद्दारी का मुकदमा चलता है और उनकी बात की तहकीकात की जाती है, तो आपको नहीं लगता कि उससे मामला तो और खराब होंगे? नहीं, पहली बात तो यह कि मुल्क दुश्मनी का जो हक है वो तो किसी को भी नहीं है। वो 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर हो, कोई आमिर हो, तो फिर चलना चाहिए मुकदमा। नहीं, जो भी हो, जिसने मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया है और वो इस हद तक है जो जिसके मुर्तकिब नवाज शरीफ हुए हैं। अच्छा, मैं ये समझता हूं कि कानून को अपना जो इख्तियार है और कानून का जो उसकी सिमत है, उसको वो सिमत इख्तियार करनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए और जो कानून है उसको हरकत में आना चाहिए। सलीम साफी साहब, कानून जो है आर्टिकल 6 वो तो ये कहता है कि जिसने मुल्क के आईन को तोड़ा है या तोड़ने में मदद की है वो जो है वो गद्दार है। तो कैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने मुल्क के आईन को तोड़ा है? यकीनन जो बिल्कुल ऑब्वियस और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो गद्दारी का लिखा गया है और आर्टिकल 6 का, वो तो आईन तोड़ने के मामले में है। जो जिसका मुर्तकिब अभी तक तोड़ा है, आज तक किसने तोड़ा है और तो किसने मोहर लगाई है? वही मैं अर्ज़ कर रहा था। तो उसके मुर्तकिब तो अभी तक जनरल ज़ियाउल हक हो चुके हैं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ हो चुके हैं, मुशर्रफ हो चुका है, अयूब खान हो चुका है, अयूब खान उससे पहले वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर होता तो वो हो चुके हैं। बाकी मैं ज़ाती तौर पर मसलन मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मैं किसी भी हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस भी नीयत से किया हो, जिस भी स्ट्रेटजी से किया हो, तो मियां नवाज शरीफ के इस इक़दाम को भी मुनासिब नहीं समझता। मेरे ख़्याल में उसने बहरहाल पाकिस्तान की मुश्किलात में कमी की बजाय इजाफ़ा कर दिया, और ख़ुद मेरे नज़दीक उसने मियां नवाज शरीफ और उनकी पार्टी की मुश्किलात में भी इजाफ़ा कर दिया। लेकिन मैं तो बहरहाल ये नहीं समझता कि उन पे कोई इस बुनियाद पे गद्दारी का मुकदमा बनना चाहिए। क्यों? इसलिए कि देखिए, ये जो शुरू में बात की थी गालिबन बुखारी साहब ने कि हम ख़ुद इंडिया का गेम इस तरीके से
वो कामयाब बनाने जा रहे हैं। अगर नवाज शरीफ ने एक गलती की है तो अब इस मामले को उछाल के हम जो मजीद मसलन ये मामला आके एक दिन में दब जाता, हमने जब उस पर सियासत चमकानी शुरू कर दी और तो नवाज शरीफ ठीक है अच्छा नहीं, तो अब देखें इस मामले हमारे और मामलात सामने आ रहे हैं, इंडिया को और मवाद सामने आ रहा है। फिर अगर आप कल मुकदमा बनाएंगे तो नवाज शरीफ अपनी दिफा में कुछ कहेगा, तो मेरे ख्याल में तो जो लोग इस वक्त कहते हैं कि गद्दारी का मुकदमा बनाओ, इस मामले को दफन नहीं करना चाहते, तो वो बेसिकली नवाज शरीफ की नफरत में इंडिया के काम को आसान कर रहे हैं। सलीम बुखारी साहब, एक लाइन मुझे जरूर बोलने दीजिए। जी जी जी, मुझे एक लाइन बोल दीजिए। जी बिल्कुल बोलिए। मैं सिर्फ एक लाइन बोल दूं बुखारी साहब आ जाएगा। देखें ये जो नवाज शरीफ साहब जो अब इस वक्त कर रहे हैं ना जी, ये इनका जो पास कैरेक्टर रहा है ना, जो इन्होंने पास में किया है, और बहरहाल इनकी तिजारत के हवाले से, इनके रिश्तों के हवाले से, इनका किरदार इंडिया के हवाले से एक मशकूक है। सॉरी, मैं ये नहीं कहूँगा उन पर गद्दारी का मुकदमा इस बुनियाद पर चलाया है, उन्हें एक्सपोज किया जाए पॉलिटिकली। और मियाँ साहब को आज क्यों याद आ गया इतने अरसे बाद बम्बई? अच्छा, ये एक बहुत अहम सवाल है सलीम बुखारी साहब, बिल्कुल मेरे पास आखिरी मिनट रह गया है कि ये पड़ा है इसलिए नहीं, ये पहले क्यों नहीं आया? नहीं ये अहम सवाल है मुजाहिद साहब। ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ मुकदमा चला, मैंने पहले ये कह दिया कि नवाज शरीफ साहब को आजादाना छोड़ने दें, अवाम को फैसला करने दें कि अगर नवाज शरीफ का ये बयानिया है, और पाकिस्तान के अवाम इंडिया के मामले में बड़े हसास हैं। मगर सलीम बुखारी साहब ये सवाल तो बनता है कि अब उनको क्यों याद आया, और जो कमीशन बनाने की ये बात कर रहे हैं मुजाहिद साहब, ये जो कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं वो भी तो कोई सही नहीं है ना, इनका अखलाकी जवाब तो वो खो बैठे हैं आफ्टर व्हाट ही सेड अबाउट बेनजीर भुट्टो। सलीम बुखारी साहब देखिए, गुजारिश ये है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में हमने दो खतरनाक काम किए हैं। एक तो ये कि हमने अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है उसकी कबर खोद के उसको दफन कर दिया, और दूसरा ये कि जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज है, ख़ासतौर से आर्मी जो है, जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की कस्टोडियंस हैं, उनको डिस्प्यूटेड बना के पूरी दुनिया के आगे डाल दिया हमने। किया किस किस ने? नवाज शरीफ का यकीनन इसमें कसूर रहा होगा, लेकिन मुझे एक्सेप्शन बता दीजिए कौन सी है। मैंने शुरू में भी यही कहा था कि सब ने अपने अपने एंड्स अचीव करने के लिए फौज को घसीटा पकड़ पकड़ के, और आज ये सूरत हाल हमारे सामने है कि हम जैसे लोगों को बोलते हुए समझ नहीं आ रही कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कुछ कहने से फौज की इंटेग्रिटी पर, इसकी प्रेस्टीज पर कोई जद पड़े।